गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय बुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है उसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो क्लास बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट में जो बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर की वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उस पर कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस हम करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये पोएम है बहुत ही पॉपुलर, लगभग हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो इसको आपको हर एंगल से आना चाहिए। और छोटी सी पोएम 11 लाइन की, और ये इस पर 5वां वीडियो है। तो अब हम थोड़ा सा टैगोर के बारे में, फिर पोएम के बारे में, फिर क्वेश्चन आंसर बात करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 1861 में हुआ और उसकी डेथ हुई 1941 में, यानी उसका जीवन काल, लाइफ स्पैन उस दौरान का है जब इंडिया गुलाम था। और वो भारत के जो उस वक्त के जो नेता जो थे वो कोशिश कर रहे थे आजादी के लिए, और उनमें से कोशिश करने वालों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर भी था। वो इतना पॉलिटिकली नोन नहीं है, एज ए लिटरेरी पर्सन के रूप में हम उसको ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो वर्सेटाइल जीनियस था। बंगाली पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसफर और पेंटर, यानी कि वर्सेटाइल बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। उसने अपने देश की जो बंगाली लिटरेचर है उसको, म्यूजिक को पुनर्आकृति प्रदान की, और इंडियन आर्ट और कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म को खास करके 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी के प्रथम या शुरुआत में उसने कोशिश की। उसे नॉवल, स्टोरी, प्ले, पोएम्स बहुत कुछ लिखा है, और एक ही शब्द में बार बार मैं कह रहा हूँ, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उसकी रचनाओं पर कह लीजिए उस जमाने का सबसे बड़ा जो प्राइज आज भी है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1913 में उसको मिला। उसकी एक पोएम की किताब थी, एंथोलॉजी, छोटी सी किताब जिसका नाम था गीतांजलि। और गीतांजलि क्या है, 108 पोएम्स की छोटी सी एंथोलॉजी है। और जो हमारी ये वर्तमान पोएम है उसी गीतांजलि की 35वीं पोएम भी है। और हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक सम्मानजनक स्थान पाता है भारतीयों के दिलों में, और उसको इंडियन कल्चर और नेशनल रिसर्जेंस का कवि माना जाता है। उसका जो कवि के रूप में जो विजन था बहुत ही डेलिकेट और रियलिस्टिक था। उसकी जो पोएट्री है वो दिल और दिमाग को, जो पाठक का दिल और दिमाग उसको छूती है, उसको प्रभावित करती है। जहां तक पोएम का सवाल है, पोएम का टाइटल है हेवन ऑफ फ्रीडम। ये हमारे जो सिलेबस में जो किताब लगाई गई स्ट्रिंग्स ऑफ गोल्ड, उसमें इसका टाइटल दिया गया हेवन ऑफ फ्रीडम, जबकि बहुत सी एंथोलॉजी में, दूसरे संग्रह में इसका टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और जब हमारे भी लगता भी इसका यही टाइटल था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये गीतांजलि जो कि जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर का, उसमें जो 108 जो पोएम थी उसमें 35वें नंबर की पोएम है। और गीतांजलि का जैसा कि आप जानते हैं मतलब क्या, सॉन्ग्स ऑफरिंग, मतलब पूजा के गीत जो कि आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और ये किताब दुनिया के साहित्य की एक अमर कृति बन चुकी है, उसका हिस्सा बन चुकी है। इस पोएम में जो कवि है आइडियल, एक आदर्श भारत की कल्पना करता है, प्रार्थना करता है, और उसमें भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि उसका जो देश है बिल्कुल सब फियरलेसनेस और परफेक्शन के साथ उन्नति करे, और लोग जो है नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण मानसिकता, चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हो, उनसे ऊपर उठकर सोचे ऐसा मेरा देश हो। ये एक प्रकार की प्रार्थना है। तो इस पोएम के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब हम छोटे पर्सन की बात करते हैं। तो देखिए पहला छोटा पर्सन है, वेयर व्हाट डू द एक्सप्रेशन माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड आई मीन, इन दोनों फ्रेजेस का क्या मतलब है? तो हम कह सकते हैं, द पोएट सेज दैट नो कंट्रीमैन ऑफ हिज शुड लिव इन फियर ऑन हिज माइंड एट ऑल टाइम्स। किसी भी समय कोई भी देशवासी डरे नहीं किसी प्रकार का। देयर शुड नॉट बी एनी ट्रेस ऑफ फियर, नामो निशान भी नहीं हो भय का,
किसी भी प्रकार का बहका इन द माइंड ऑफ हिज कंट्रीमैन इन फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत में उसके जो देशवासी है बिल्कुल निडरता से रहे, उनके दिमाग में किसी प्रकार का डर न रहे। और इसके अलावा इंस्टेड दे शुड होल्ड देयर हेड अप फियरलेसली, वो अपना सिर उठा के चले निडरता के साथ, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, और अपने आप में आत्मविश्वास दिखाए। दूसरा है व्हाट इज द इम्पैक्ट व्हेन नॉलेज इज नॉट फ्री। तो जब नॉलेज ज्ञान जो है सबके लिए होना चाहिए, एजुकेशन सभी के लिए होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अपर क्लास के लेंगे या फला कैटेगरी के लोग लेंगे, अमीर लेंगे गरीब लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब गरीबी और सबको मिलेगी जब देश तरक्की करता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो, ये पर्सन ये है। तो इसका उत्तर यही है व्हेन नॉलेज इज नॉट फ्री, जब लोग को आजादी, पूरी आजादी नहीं होती एजुकेशन लेने की, पीपल हु आर पुअर, मतलब डाउन ट्रोडन है या जो भी गरीब है, विल नॉट गेट राइट एजुकेशन, तो उनको सही शिक्षा नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो विल बिकम ए थीप, या तो चोर बन जाएंगे या लेबर रह जाएंगे, और इससे ह्यूमन जो कैपिटल है इकोनॉमी है देश की उसको डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। व्हाट ब्रेक्स द वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स होता है पीसीज, टुकड़ों में। कौन सी चीजें हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करती है, तो नैरो डोमेस्टिक वाल जो है, जैसे कास्ट सिस्टम है, सोशल क्लासेस है, रिलीजन है, कलर है, क्रीड है, मतलब संप्रदाय इत्यादि, ये अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है तो ये दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द लाइन वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन। इसका मतलब है द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी ट्रूथफुल, कि उसके देशवासी सच्चे हो, इनसिंसियर हो, सच्चे हो। दे शुड नॉट टेल लाइज और बी हाइपोक्रेट, वे झूठ न बोले और छल कपट न करें। दे शुड स्पीक व्हाट दे फील, जो फील करे वही बोले। दे शुड बी गाइडेड बाय क्लियर थिंकिंग इन एनी, स्पष्ट वादी सोच होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। फिर व्हाट हैज द पोएट यूज द वर्ड टायरलेस टू डिस्क्राइब स्ट्राइविंग, मतलब कोशिश करने में टायरलेस फ्रेज यूज क्यों की, तो फ्रेज टायरलेस स्ट्राइविंग इज यूज्ड बाय द पोएट, इसका प्रयोग किया गया कवि के द्वारा, टू अर्ज हिज कंट्रीमैन टू ब्रेक फ्री फ्रॉम स्लोथ एंड, कि वो अपने देशवासियों से अर्ज करना चाहता है, रिक्वेस्ट करना चाहता है कि वो आलस्य से बाहर आए, इन स्ट्रगल हार्ड, कठोर परिश्रम करे, कॉन्स्टेंटली निरंतर करे, टू अचीव परफेक्शन इन व्हाटएवर दे चूज टू डू, जो भी वो करे उसमें परफेक्शन हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करे, एंड दस मेक देयर कंट्री ए फ्री नेशन, और इस प्रकार अपने देश को एक स्वतंत्र देश बनाए। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड रीजन एंड डेड हैबिट विद, देखो रीजन से तो किसकी तुलना की गई है, द पोएट हैज कंपेयर्ड रीजन टू ए क्लियर स्ट्रीम, मतलब स्पष्ट झरना, इसमें किसी प्रकार कोई बनावट रुकावट नहीं हो। डेड हैबिट इज टू ए ड्राई डेजर्ट, से इसकी तुलना की गई है। अगला है whom does the poet address thee and my father, the poet is addressing to God as thee and my father, भगवान के लिए यूज किया गया है। अगला प्रश्न है according to the poet what must be done for achieving ever widening thought and action, कि हमारा विस्तार होता रहे, हम आगे बढ़ते रहे तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। ever widening thought and action means we should not be narrow or shallow in our mentality, हमारी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। पीपल शुड हैव ए ब्रॉड माइंड, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, एंड ब्रॉड हार्ट, दिल भी बड़ा होना चाहिए। दे शुड एनरिच देयर थिंकिंग डे बाय डे, और अपनी सोच को दिन बाय दिन आगे और बढ़ाना चाहिए। डिस्क्राइब द पोएट्स वर्जन ऑफ हेवन ऑफ फ्रीडम। बाय हेवन ऑफ फ्रीडम पोएट मींस दैट हिज कंट्री विल बी ए प्लेस, एक ऐसा स्थान होगा वेयर वन विल ट्रूली एंजॉय, कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी सचमुच में आनंद लेगा, सच्चा आनंद लेगा, किसका, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और यूनिटी का सच्चा आनंद उसको प्राप्त होगा। अब थोड़े से बड़े प्रश्न देखिए 4 नंबर वाले की तरह, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, ये जो टाइटल है इस पोएम का, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, उसकी सिग्निफिकेंस बताइए। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो टाइटल है ऑफ टैगोर्स पोएम इज मियरली द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, ये केवल उसकी पहली लाइन है पोएम की। इट रेफर्स टू ए प्लेस, ये ऐसे स्थान को इंकित करता है वेयर पीपल वुड बी फियरलेस, जहां पर लोग निडर होंगे। ए हेवन ऑफ फ्रीडम दैट द पोएट ड्रीम्स ऑफ, एक ऐसा स्वर्ग जिसकी कभी सपने लेता है।
Tagore prays to God to lift his country to such a place where people would not only be fearless but also knowledgeable. उसको ऐसे स्थान पर ले जाए जहां पर लोग केवल निडर ही नहीं हो बल्कि ज्ञानवर्धक बातें भी करें, हार्ड वर्किंग हो, ट्रूथफुल हो, सच्चे हो, ईमानदार हो. And probably fearlessness was the first condition that came to Tagore's mind. fearlessness शायद पहली शर्त है जो उसके दिमाग में आई while writing about his heaven of freedom के बारे में जब वो लिख रहा था. So the title of the poem very well expresses what the poet wishes for, making it relevant and apt. कि जो टाइटल बिल्कुल उपयुक्त ढंग से बताता है जो कि कवि चाहता है कि बिल्कुल उपयुक्त है और रेलिवेंट है. According to the poet, how should knowledge be? According to the poet, the knowledge should be free, which means every person has knowledge about worldly matters. हर व्यक्ति को उसका ज्ञान है. No member of the society should be disallowed to get education. किसी को भी मना नहीं हो एजुकेशन प्राप्त करने से. कोई भी प्राप्त कर सके. Poet says that country can only develop if people living there possess knowledge. तो कोई भी देश तभी तरक्की करता है तो लोगों में ज्ञान हो. Knowledge keeps people united, not dividing them on the basis of caste and creed. और knowledge को लोगों को जो है एक रखती है और डिवाइड नहीं करती जो कि जाति और उस पर संप्रदाय के आधार पर लोग बट जाते हैं. अगला है व्हाट काइंड ऑफ डोमेस्टिक वॉल इज द पोएट स्पीकिंग अबाउट. किस बात की डोमेस्टिक? नैरो डोमेस्टिक वॉल जो कभी यूज कर रहा है शब्द, उसका मतलब बैरियर वन बंधन, रुकावटें ऑफ क्लास, जो जाति की, वर्ग की, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन एंड अदर एलिमेंट्स दैट डिवाइड पीपल फ्रॉम वन अनदर. जो लोगों में बंटवारा करती है, लोगों को एक से दूसरे को अलग करती है. इन मोस्ट केसेस, अधिकतर मामलों में, those are baseless superstitious beliefs and good for nothing. ये फालतू के अंधविश्वास होते हैं, किसी काम के नहीं होते. According to the poet, what is dead habit? Dead habit का क्या मतलब है? According to the poet, dead habit जो है refers to mindless practicing. बिना दिमाग के हम जो चलता रहता है, परंपराएं चलती रहती हैं. Obsolete custom, obsolete जो no longer in use, जो आज कोई यूज नहीं है, उनको मान रहे हैं, ट्रेडिशंस को मान रहे हैं, ओल्ड बिलीफ, पुरानी सोच को मान रहे हैं, सुपरस्टिशंस को मान रहे हैं और नैरो माइंडेड एटीट्यूड को मान रहे हैं. इसको बोलते हैं डेड हैबिट. ये ऐसी चीजें होती है जो तरक्की करने से किसी भी देश को रोकती है. दिस हैबिट कोरोड्स द माइंड, दिमाग को खत्म कर देती है, यानी हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, बेकार कर देते हैं. रेंडर्स इट यूजलेस, और हमारा दिमाग फिर यूजलेस हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते. थैंक यू वेरी मच.